नमस्कार, टीवी 7 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष, लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम सवाल जरूरी है। लोकसभा में मानसून सत्र के दौरान एक बार फिर जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्षी दलों ने अपनी मांगों को लेकर सदन में लगातार नारेबाजी की, जिसके चलते कार्यवाही बार बार बाधित हुई रही। विपक्ष की मुख्य मांग यही रही कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर जवाब दें। विपक्ष इस मांग पर अड़ा रहा, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि संसद की कार्यवाही को बाधित करने के बजाय विपक्ष को चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए। लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी और कई बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच है, जहां जनता के मुद्दों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। अध्यक्ष ने सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि नारेबाजी और व्यवधान से लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित होती है। उन्होंने सभी दलों से सहयोग की अपील की ताकि संसद की कार्यवाही बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सके। उधर विपक्ष का कहना है कि जिन मुद्दों पर वह बात करना चाहते हैं, उठा रहे हैं जिन मुद्दों को, उन मुद्दों पर तो सरकार बात ही नहीं करना चाहती। विपक्षी नेताओं का कहना है कि जब तक गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर जवाब नहीं देंगे, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। विपक्ष का आरोप यह है कि सरकार जवाबदेही से बच रही है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि संसद में चर्चा के लिए सभी संवैधानिक प्रक्रिया मौजूद हैं और विपक्ष को उनका पालन करना चाहिए। संसद में जारी इस गतिरोध के बीच सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत का दौर भी लगातार जारी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की और दोनों पक्षों के बीच गतिरोध खत्म करने की कोशिश की गई। मुलाकात के बाद किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार चाहती है कि संसद सुचारू रूप से चल सके, सभी दल मिलजुल कर जनता के मुद्दों पर चर्चा करें। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन दुश्मन नहीं है। लोकतंत्र में संवाद ही सबसे बड़ा रास्ता होता है। संसद में चर्चा के माध्यम से ही समाधान निकल सकता है, लेकिन विपक्ष अड़ा हुआ है अपने रवैये पर। देखिए कि क्या कुछ कहना है सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों का, और फिर इसके बाद चर्चा होगी। वो तो आप उनसे पूछेंगे ना, मुझे क्या मालूम क्यों रद्द की। ऑब्वियसली वो डर रहे हैं, वो नहीं करवाना चाह रहे हैं। प्रोग्राम हमेशा करते हैं और ये यूपी में तो ये हमेशा होता है। हमारे साथ तो जब मैं यूपी में थी तो हर चीज के लिए परमिशन नहीं मिलता था तो नजरबंद कर लेते थे। तो ये तो उनका तरीका है। क्या आपको लगता है सदन में आएंगे गृह मंत्री? आप लोग 4 दिन बचे हैं सदन में। लगता तो नहीं है, मुझे लगता है कि वो आने से डर रहे हैं, किसी वजह से नहीं आ रहे हैं। आना चाहिए, जवाब देना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए। इसमें क्या बात है? कुछ हुआ है, गलत हुआ है तो जिम्मेदारी लीजिए। बिल्कुल प्रोटेस्ट तब तक करते रहेंगे जब तक ये चंदा चोरों, ये चंदा डकैतों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी और प्रभु श्री राम की एक एक पाई जब तक वापस उनके मंदिर में नहीं पहुंचेगी, तब तक हम लोगों का ये आंदोलन जारी है। बारिश हो रही है, फिर भी चढ़ावा चोरी को लेकर आप लोग मकर द्वार पर इकट्ठा हुए। देखिए इतना बड़ा घोटाला है, करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो बारिश हम लोगों को थोड़ी रोक सकती है। हम तो रोजाना ये करेंगे जब तक गवर्नमेंट सब स्पष्ट नहीं कर देगी जांच के जरिए कि कौन कौन दोषी है। किनारे वाले लोगों को पकड़ लिया, जो असली दोषी उनको छोड़ दिया। सरकार अपील कर रही है कि महिला आरक्षण के सब साथ में। अब इस देखिए, ये सदन का ना चलना मुझे लगता है ये किसी के लिए भी सही नहीं है। और सदन में लोग आते हैं कि यहाँ पे आके कोई अपनी बात रख सके, अपने स्टेट की या देश की बात रख सके, और अगर सदन चलेगा ही नहीं तो किसी की बात नहीं रखी जाएगी। तो फिर यहाँ पे आके सिर्फ इतनी अर्थव्यवस्था जो है, वो पैसा जो लगता है रोज के सदन चलाने के लिए, वो आप देखेंगे तो वेस्ट हो रहा है। मुझे लगता है कि बहुत सारे जो बड़े लीडर्स हैं ऑपोजिशंस के हों, जो आए दिन हड़ताल यहाँ हम देखते हैं कि हो रही है, लोग बैठे हुए हैं, तो वो अपोज कर रहे हैं। अपोज करना तो अंदर करिए, बात करिए। तो बातचीत करके ही मामले सुलझ सकते हैं, और बातचीत नहीं होगी या सदन नहीं चलेगा तो वो उसका कोई सोल्यूशन उससे निकलेगा नहीं। इफ यू रियली वांट टू मेक ए चेंज, तो व्हाई डोंट यू कम इनसाइड एंड टॉक अबाउट इट। You know, if you genuinely feel there is a problem, there is no point just sitting out there and creating a scene, and it doesn't give anybody a good picture. और हम इस देश के वासी हैं, इस देश को अच्छा दिखाना हमारा सबका काम है, कर्तव्य है। वो आप किस पार्टी से हो वो मैटर नहीं करता है, लेकिन देश सबसे ऊपर है। तो इसलिए
जो भी आपके मसले हैं उसका आप बात जो है अपनी अंदर रखिए, रादर देन बाहर बैठ के वो अननेसेसरी इश्यूज क्रिएट करने के। बिजनेस तो हमने पारित किया है और लोकसभा में एमएसएमई वाला बिल को हम लोग ने पारित किया है। बिजनेस तो चल रहा है। मैंने कल भी बताया कि डिस्कशन कम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन पार्टी ने हंगामा करके नारेबाजी किया, इसलिए डिस्कशन कम हुए हैं। लेकिन बिजनेस पारित हुआ है और राज्यसभा में एनडीए पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं सबने डिबेट में हिस्सा भी लिया है, अपना बात भी रखा है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हाउस नहीं चल रहे हैं। हाउस चली है, बिल्स पारित हुए हैं, सिर्फ चर्चा कम हुए हैं क्योंकि हंगामा है। ये नंबर 1 क्लैरिफिकेशन। सेकेंडली, जो हाउस एक्सटेंशन का कांग्रेस पार्टी की ओर से या किसी और से कहा गया, ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है कोई स्पेशल सेशन का। अभी तो मानसून सेशन चल रहा है, तो इसमें हम कैसे दूसरे स्पेशल सेशन के बारे में बात करेंगे। और तीसरा, गृह मंत्री जी सुबह से लेकर के देर रात तक पार्लियामेंट में ही रहता है, फिर ये जो डिमांड कर रहा है ये सब नाटकबाजी नहीं करना चाहिए। मैंने सदन में भी कहा है। और कौन सा मंत्री कब बोलेंगे, किस विषय पे बोलेंगे, ये सदन तय करता है चेयरमैन के अप्रूवल से। और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी में कौन सा मिनिस्टर किस विषय पे बोलना है ये सरकार तय करता है। वो अपोजिशन तय नहीं कर सकते कि कौन सा मंत्री कब बोलना चाहिए। इसलिए वो मिस इंटरप्रेट नहीं करना है कि चेयरमैन डायरेक्शन दिया है, ऐसा मिस इंटरप्रेट नहीं करना है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, जब होम मिनिस्टर अमित शाह जी बोलेंगे तो ये चुपचाप बैठ करके सुनना पड़ेगा। और ये सुन नहीं पाएंगे, भागेंगे, तो फिर ये जो इतने दिनों से जो हंगामा कर रहे हैं इसके लिए माफी मांगना पड़ेगा। मांगनी पड़ेगी, किरेन रिजिजू साफ कहते नजर आए। संसदीय कार्य मंत्री वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आप लोग गतिरोध खत्म करिए और चर्चा करिए। मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ रुपेंद्र दुबे हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी। रुपेंद्र भाई का बहुत स्वागत है। जगदीश मीना है, कांग्रेस नेता, हमारे साथ। जगदीश भाई का बहुत स्वागत है। अविनाश जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। अविनाश जी आपका बहुत स्वागत है। अविनाश जी, ऐसा तो नहीं है कि नई नवेली पार्टी है कांग्रेस, सब इस देश की सबसे बड़ी बूढ़ी पार्टी है कांग्रेस। एक लंबे अरसे तक, लंबे पखवाड़े तक, दशकों तक शासन किया है कांग्रेस ने। और जो सांसद हैं, माननीय सांसद, जिसमें तमाम उम्र दराज से लेकर और नए नवेले हैं, सबको नियम कानून पता भी है। जो बात संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि नियम क्या कहता है कि कौन सा मंत्री कब बोलेगा, ये सब सारी चीजें तय होंगी, किस विषय पर बातचीत होनी है, आप आइए सदन में, आप सार्थक चर्चा करिए। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या अल्लड़पना चल रहा है। बोले जानकारी नहीं है, नियम ही नहीं है विपक्ष को कुछ पता। बोले जाओ हल्ला करो, बोले आओ गृह मंत्री कहाँ है, जवाब दो। उधर फिर दूसरे वाले आते हैं लाल टोपी, वो कहते हैं चंदा चोर गद्दी छोड़। यही चल रहा है सर। कैसे सार्थक चर्चा संभव होगी? मानसून सत्र की अवधि समाप्त होने की कगार पर आ रही है। सुनील जी को नमस्कार जी। इसको नमस्कार, जय जय श्री राम। देखिए सुनील जी, आपने बोला कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, कोई नई नवेली पार्टी नहीं है। बट हमें फर्क समझना पड़ेगा गांधी वाली कांग्रेस के बारे में, जो स्वतंत्रता सेनानी की कांग्रेस थी, और जो राहुल की कांग्रेस है, जो सोरोस की कांग्रेस बन चुकी है जी। ये जो कांग्रेस की जो पटकथा आप देख रहे हैं, वो सोरोस लिख रहा है। वो सोरोस लिख रहा है और राहुल गांधी लिख रहा है। ये कोई कांग्रेस नहीं लिख रहा है। ये राहुल गांधी सोरोस के टूलकिट के पार्ट है, जिन्होंने कांग्रेस को हाईजैक कर लिया है। सोरोस ने कांग्रेस को हाईजैक कर लिया है। तो ये कोई मुगालते में देशवासी ना रहे। और आपसे माफ कीजिएगा सुनील जी, मैं आपको भी कहूंगा कि आप भी इस मुगालते में नहीं रहिए कि ये कोई कांग्रेस है, ये 1885 वाली कांग्रेस है। और अगर 1885 वाली कांग्रेस को याद भी अगर आप करते हैं तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि उसको बनाने वाला एक अंग्रेज था, ऑक्टेवियो ह्यूम। और क्यों बनी थी वो पुरानी कहावत है। राहुल गांधी एक टूलकिट के पार्ट है। वो दिहाड़ी मजदूर, जैसे सोरोस ने पूरे दुनिया में दिहाड़ी मजदूर बना रखे हैं, राहुल गांधी और उनके चट्टे बट्टे कांग्रेस के, वो सोरोस के दिहाड़ी मजदूर हैं। उनको हर सेशन के पहले, आप 2014 से आप देख लीजिए, जब भी मॉनसून का सेशन हो, जब भी कामकाज की बात होती है, जब भी प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है, चाहे वो तो विदेश में रहते हैं और अगर पार्लियामेंट में रहते हैं तो अनाप शनाप हरकतें करते हैं, और पार्लियामेंट के बाहर
जनाब ऐसे नहीं तो बोलते भाई हैं। आप राहुल जी कब पर तक इतना कांग्रेस प्रभाव आपको अभी पता पहले है? बात हो जाने दीजिए भैया। कब तक कांग्रेस में? जगदीश भैया अभी पहले बात आ जाने दो। मसला नहीं है भाई। अरे नहीं, अभी ऐसे बीच में नहीं, अभी पहले उनकी बात आ जाने दो पूरी। ये भी टूल आप किट है। पार्टी से बोल टूल रहे किट हैं, का हिस्सा बीजेपी ये से भी बोल होता रहे हैं, है। राजनीतिक टूल किट विश्लेषक का हैं। हिस्सा ये भी होता है कि जैसे कोई वाजिब बात करने लगे उसके बीच में बोलो, ये टूल किट का हिस्सा है। जैसे ये नहीं, आप राजनीतिक जंतर मंतर विश्लेषक में हैं घुस गए थे क्या? टूल किट या वाले। भाजपा के एजेंट है ये तो बताओ। भाई जगदीश भाई आपको मैं अवसर दूंगा, भी पहली बात तो आने दो, एक एक आंसर तो आने दो मेरे भाई। अभी जगदीश जी प्लीज अभी मत, अभी डिस्टर्ब मत करिए। अभी जगदीश जी की आवाज रोकिए, अभी सिर्फ अविनाश जी। जी जी, चाहे वो पेगासस का मुद्दा हो, चाहे वो टूल की ये क्या नाम है, कोई अनाप शनाप मुद्दा हो, इस तरह के मुद्दा को लेकर के पार्लियामेंट को भटकाना, अटकाना और लटकाना, यही कांग्रेस की राजनीति रही है। पर वो अब नए नवेले ऑपोजिशन में गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो वो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बन गए हैं। पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना, दोनों भाई और बहन जब भी वो पार्लियामेंट में बोलते हैं, बोल के भाग जाते हैं। जब पार्लियामेंट में बैठते हैं तो किसी के गले पड़ जाते हैं, प्रधानमंत्री को गले लिपटा लेते हैं। हमने इनको अपनी बहन को चुम्मा लेते हुए देखा है पार्लियामेंट में। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को। और ये धर्मेंद्र प्रधान को फुअर बता रहे थे, ये धर्मेंद्र प्रधान को और किसी और मंत्री को फुअर बता रहे थे। जिस लड़के को, जिस व्यक्ति को, अच्छा बाल बुद्धि कह रहा थी, सॉरी, वो अभी बच्चे हैं, हाँ वो अभी नवयुवक है। जिस 56 साल 57 साल मतलब 60 साल में 3 साल कम व्यक्ति को बाल बुद्धि की उपाधि मिली हो, पप्पू की उपाधि मिली हो, सोरोस टूल किट का अगर वो मेंबर हो, उससे पार्लियामेंट डिस्टर्ब करने के अलावा और कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, वो इतने ओछे हैं कि अपने पार्लियामेंट्री मेंबर को भी, जो यंग मेंबर जो उनके पार्टी के हैं, जो ऑल अदर पार्टी के हैं, उनको कहीं बोलने का मौका ना मिल जाए, इसीलिए वो पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करते हैं। वो दोनों भाई ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, और जैसे अमित शाह बोलने ठीक है अविनाश जी, मैं जवाब लूंगा, जगदीश मीना जी से जवाब लूंगा। जगदीश भाई, दो बातें निकल के सामने आई। एक तो ये वो वाली कांग्रेस नहीं जो 1985 वाली, ये नई कांग्रेस है जो हाईजैक हो रखी है, सोरोस ने हाईजैक कर रखा है। और राहुल गांधी जी महत्वपूर्ण पद पर हैं, लेकिन वो अभी बचपने से बाहर नहीं आ रहे हैं। अब जवाब दीजिए सर। की कांग्रेस 1885 में बनी जी, और तब से लेकर आज तक देश हित में जो काम कांग्रेस पार्टी ने किया, उसी के कारण करोड़ों करोड़ों लोग कितनी बार टूटी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। मैं तो कहना चाहूँ अविनाश सर, अब आपकी बारी नहीं। अविनाश सर प्लीज अब रुक जाइए। जगदीश जी, अरे नहीं, उनको भी पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का। रखिए जगदीश जी अपनी बात रखिए। सुनो जब तो मैं बोलूं। अरे बीजेपी में भारतीय है, जवाहरलाल नेहरू जी जब पीएम बने, भारतीय जनता पार्टी में भारतीय है, आप सोरोस के एजेंट हैं। जिस समय देश आजाद हुआ उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी जब यहाँ देश के प्रधानमंत्री बने, यहाँ सुई पैदा नहीं होती थी। ना कुछ नहीं था, ना कपड़ा था, ना खाना था, कुछ नहीं था। भारत में कुछ नहीं था। मान ली सारी बात। अब आगे जगदीश भाई आगे बढ़िए। पोजीशन ने हमें मोम की गुड़िया बताया, तो हमने देश के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बनाया, इमरजेंसी लगाया, इमरजेंसी लगाया, नई टेक्नोलॉजी लेकर आए। सुनते जाइए, सेकुलर और सुनिए तो सही। इमरजेंसी में जोड़ा, फिर राहुल गांधी जी आए, नया विकास आया मनमोहन सिंह के नेतृत्व में। 2004 से 14 तक जो देश में विकास हुआ, उसी की बदौलत आज देश चल रहा है। ठीक बात। रही बात संसद चलाने की ना चलाने की, सुनिए तो सही, एजेंडे पर आइए। आप फालतू बात करने से, कोई टाइम खराब करने से कोई लाभ नहीं है आपका मेरा। एजेंडा क्या है आज का? एजेंडा ये है कि संसद चले ना चले, मिस्टर किरण रिजिजू जी ये चाहते हैं कि देश की पार्लियामेंट चले, हम भी चाहते हैं देश की पार्लियामेंट चले, राहुल जी भी चाहते हैं देश की पार्लियामेंट चले। मगर जिस इश्यू पर देश की पार्लियामेंट रुकी, धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये मैं नहीं कह रहा, देश के मोहन भागवत जी जो आरएसएस के प्रमुख हैं, आज उन्होंने ये महसूस किया और देश में एक संदेश दिया कि ये निर्णय बहुत पहले हो जाना। अच्छा, इसलिए नहीं चलने दे रहे हो आप? अरे सुनो भाई, आप जब तो मैं बोलूं भाई, थोड़ी आवाज इनकी ठीक करिए। स्टूडियो में थोड़ी आवाज कम आ रही जगदीश जी की। करेंगे कर्नाटक के एजुकेशन मिनिस्टर कब रिजाइन करेंगे?
झारखंड कब रिजाइन करेंगे? आरएसएस बोलेगा तब करेंगे। आरएसएस के पिछू है राहुल गांधी। सुनील जी, आपका एजेंडा क्या है? संसद कैसे चलेगी, एजेंडा हमारा ये है भैया आज। अरे सुनो जब तो मैं बोलूं, आप सुनना ही नहीं चाहते। सुनाओ ना, आपको मौका दे तो रखा है सर। लोगों को झूठ बोलो, जोर से बोलो और बोलो। इस तरीके से कोई अब समस्या ये भी है ना सर आपके कितनी बार माफी मांगी झूठ बोलने के लिए? बाइडेन ने आपको झुका दिया और देश में राहुल गांधी ने आपको प्रधानमंत्री, देश के अंदर जो लोग ये कहते थे, जिसके अविनाश सर प्लीज अभी पहले एक बार बात आ जाने दीजिए, दोबारा मैं आऊंगा तब आप को वर्सेस कर दूंगा। अभी रुक जाइए प्लीज। अरे इसके की परंपरा नहीं, वो इस्तीफा और आपके सबसे नेता जगदीश भाई आप थोड़ा फ्रेम में रहो। आप ऐसा लग रहा है जगदीश भाई आप फ्रेम से बाहर आ रहे हो। आप पार्लियामेंट में तो बाहर आ जाते हो, लेकिन यहाँ फ्रेम में रहो, यहाँ फ्रेम से बाहर ना हो भैया। मकर द्वार पे न जाओ, मकर द्वार पे न जाओ, अपनी आसंदी पर बैठो, सीट पर। हाँ बिल्कुल बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे जब तक आपका गृह मंत्री आकर रिलाइज नहीं करे। हाँ। अब बताओ, हमारे एक मित्र कांग्रेस के जगदीश मीना जी, हमारे पूरी इस स्क्रीन में अलग ही दिख रहे हैं। आधा माथा नहीं दिख रहा, आधी आंख नहीं दिख रही आपकी। भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी कर रही है। सर आप थोड़ा अपने सिस्टम को थोड़ा ठीक करें। मैं लौटूंगा भाई, कुछ आवाज की भी समस्या आ रही जगदीश भैया के पास। थोड़ा भैया, हाँ अब थोड़ा देखे, हमें चेहरा दिखा पूरा जगदीश भाई का। ऐसा ना करो, पीछे जगदीश भाई थोड़ा पीछे हो जाइए। ना करो जगदीश भाई थोड़ा पीछे हो जाइए, वही हम कह रहे हैं, पीछे हो जाइए। वही हम कह रहे हैं, यहाँ मकर द्वार नहीं है जो बाहर आके आप चंदा चोर कर दीजिए। बिल्कुल सही, ठीक, बिल्कुल सही, वेरी गुड। रुपेंद्र दुबे भाई वो कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं सदन चले, किरण रिजिजू भी चाहते हैं। फिर ये तीसरा ऐसा कौन है जो नहीं चाहता, और उसकी बात फिर दोनों मान ले रहे हैं, या वो बीच में खड़ा हो गया आके बोले हम नहीं चलने देंगे? ये कौन है? जब राहुल जी भी चाह रहे हैं, रिजिजू भी चाह रहे हैं, फिर क्या बवाल है? हमारे 140 करोड़ जनता को जय श्री राम, भारत माता की जय जी। देखिए समस्या ये है ना कि विपक्ष कभी जो है देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को अच्छा बोल ही नहीं सकता। मैं आपके नेशनल चैनल से सुनील जी बोल रहा हूं, आज मुझे लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम लेने में कोई आपत्ति नहीं है। वो देश के लिए जो काम करके गए और इन्हीं के प्रधानमंत्री थे, मुझे 1% भी आपत्ति नहीं है। जो उन्होंने आहुति दिया है देश के लिए, भारत के लिए, वो जो है भारत के लिए काबिले तारीफ है। लेकिन अभी साहब हमारे कह रहे थे कि 2004 से लेके 2014 तक जितने भी कुछ काम हुए ही नहीं, या काम हुए हैं तो सारी कांग्रेस की देन है। उसके बाद तो मोदी जी ने सारा जो है स्वाहा कर दिया। तो साहब ये बताइए, क्या 2004 से लेके 2014 तक सब डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस सब एरोप्लेन में घूम रहे थे? क्या रोड पे कोई नहीं चल रहा था? क्या बाइक से कोई नहीं चल रहा था? क्या साइकिल से कोई नहीं चल रहा था? ये आप मत कहिए। आप ये कहिए कि जिस हिसाब से पहले चाइना जो है भारत के बाद आजाद हुआ था, वो कहां से कहां ग्रोथ कर ले गया, और हम लोगों ने क्या किया है वो देखिए। 2014 के बाद जो देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने जो भारत को विकास के रास्ते पे ले आया है, 11वीं अर्थव्यवस्था से ले आके चौथे पे ला दिया था, इसका कम से कम साहब कम से कम श्रेय तो दे दो। आज हम लाल बहादुर शास्त्री जी को, प्रधानमंत्री जी को श्रेय दे रहे हैं, आप भी दे दो। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है नाम लेने की। कांग्रेस में सबसे बड़ी समस्या है सुनील जी कि ये लोग सिर्फ राहुल गांधी के सिवा छोड़ के किसी को आगे बढ़ाना चाहते ही नहीं है। इनके यहां भी पार्टी में एक से करतावर नेता थे, और शायद अभी है अगर ये चुनेंगे तो। लेकिन साहब समस्या ये है ना कि वही परिवारवाद, वही प्रियंका, वही राहुल। तो साहब आप परिवारवाद से निकल के आओ। अगर आप परिवारवाद से निकल के आओगे, जरूरी नहीं कि यहाँ कि मेरा बेटा नेता ही बने, हो सकता है उसके अंदर नेता बनने की काबिलियत ना हो, तो हम उसको क्यों पीछे पड़ेंगे नेता बनने की? हो सकता है उसके अंदर आईएएस बनने की काबिलियत हो सकता है आईटी सेक्टर में वो जो है टैलेंटेड हो। तो साहब जो जिसका टैलेंट है उसमें निकालो ना। लेकिन कांग्रेस की समस्या सिर्फ ये है सुनील जी कि ये लोग सिर्फ राहुल गांधी को प्रमोट कर रहे हैं, बस हो गया, और दूसरा इनको सत्ता में दिख ही नहीं रहा है। इसीलिए आज ये लोग जो है
विपक्ष में होके जो 400 पार थे और 99 पे आ गए साहब। और इनको जो है परिवार, लेकिन रुपेंद्र भाई आप शास्त्री जी का जिक्र कर रहे हो, वो अच्छी बात है, लेकिन फिर जगदीश जी हमारे नाराज हो जाएंगे उसमें, है? और शास्त्री जी को इतना कहाँ वो कर रहे हो? जिस कांग्रेस ने शास्त्री जी के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को एआईसीसी कार्यालय में रखने की अनुमति नहीं दी हो, आप शास्त्री जी ले आए, क्यों उनको दुख पहुंचा रहे हो? नरसिम्हा राव को भी नरसिंह राव साहब को नहीं दिया, नरसिम्हा राव के जगह मोदी को भी नहीं घुसने दिया। हम क्यों नाम ले रहे हैं? हमने उनकी हिस्ट्री पढ़ा है। जब वो साहब गए थे अपने बच्चे की स्कूल में, किसी में मैंने पढ़ा था उनकी, तो वहां के जब जो प्रिंसिपल साहब को जब पता चला कि देश के प्रधानमंत्री आए हैं, वो कुर्सी छोड़ के चले गए कि साहब चलिए आपको लाइन में लगने की क्या जरूरत है। उन्होंने बोला ना, आज देश का प्रधानमंत्री नहीं आया है, एक बच्चे का पिता आया है सर्टिफिकेट के लिए, तो आप मुझे ये जो देश के कॉमन मैन की तरह ट्रीट करिए। इसलिए हम उनका नाम ले रहे हैं, इसलिए हम उनका नाम ले रहे हैं क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, और किसी प्रधानमंत्री का नाम नहीं ले रहे हैं। मुझे 1% भी आपत्ति नहीं है। जो उन्होंने देश के लिए करके गए वो शायद जो है इतिहास में लिखा गया है और उसको 1000 बार लिया जाएगा। सुनील जी भाई साहब, ये तो इनसे राजनीतिक विश्लेषक साहब से, अविनाश जी से, आज का एजेंडा क्या है? अरे भाई आप एजेंडे की बात कर रहे हो, हम आपसे पूछ रहे हैं ये हंगामा क्यों बरपा, हमें आप बता दो। आप कौन थे पूछने वाले? ये हंगामा क्यों बरपा? आप जवाब दीजिए सुनील जी को। आप सर आप देखो, अब हमारा काम ना आप ना लो। अरे भाई जगदीश भैया, आप हमारा काम ना छीनो भाई, आप कांग्रेस के नेता हो, कांग्रेस के नेता रहो, ठीक? हमें क्या पूछना है, किससे पूछना है, ये हम एआईसीसी से तय नहीं करेंगे, ये हम आपसे तय नहीं करेंगे। रुपेंद्र नहीं बताएंगे हमें कि हमें क्या पूछना है। नहीं भाई, ये नहीं, ये इजाजत नहीं दूंगा मैं। आप मेरा भी काम छीनने के चक्कर में हो भाई साहब, बेरोजगार करोगे हमें। आपका सबसे बड़ा जो मुखिया है, आप तो हमें बेरोजगार करने में लगे। ऐसा ना करो भैया, हम निवेदन कर रहे हैं, आप बड़े नेता हो। अरे भाई जगदीश जी, आप बड़े नेता हो, रुक जाओ। हमारा एजेंडा का कुछ नहीं है मसला, हमारा विषय आज इतना है, आप हमको इतना बता दीजिए, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप हमको इतना बता दीजिए जगदीश भाई, ये हंगामा क्यों बरपा? बच्चे घर चले गए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, जैन जी की सारी मांगे मान ली, सीजेपी की 3 मांगे मान ली, आप लोग रांची तक तो नजर कर नहीं रहे हो, यहां आप कह रहे हो कि सदन नहीं चलने देंगे। हम उसी टकराव को तो समझना चाह रहे हैं दादा। आप क्या ऐसी समस्या आ गई है कि सत्र पूरा निकला जा रहा है लेकिन किसी महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं हो रही? जगदीश जी, सुनील जी मैं आपको भाई आज नेता है, उन्होंने ये महसूस किया कि हमें योगी बात को 2 मिनट के आगे अगर लोकसभा में तो शर्म आती है क्या? जगदीश जी, ये समस्या जानबूझकर उत्पन्न की है क्या कांग्रेस ने कि सदन में तो हम अपनी बात रखेंगे नहीं, कहीं टीवी पर भी रहो तो वहां नेटवर्क ऐसा कर दो झिकझिक टाइप, बोले आवाज ही नहीं जाए, जान छूटे, उधर सत्र खत्म, इधर चर्चा खत्म, डिबेट। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप ठीक से दिख नहीं रहे हो, नेटवर्क एरिया में आ जाओ भैया। हम चाहते हैं देश की सबसे पुरानी पार्टी अपनी बात तो रखे, आप बोल ही नहीं पा रहे हो। बिल्कुल मैं बता रहा हूं ना, सुनो तो नेटवर्क एरिया में आइए सर, नहीं आ रही आवाज, दर्शक नहीं सुन पा रहे सर आपको, आप नेटवर्क एरिया में आइए थोड़ा। तब तक के लिए मैं जगदीश भाई, आप थोड़ा नेटवर्क ठीक कराइए भाई, बाकी सौरभ दिखवाइए इनको। मैं आ रहा हूं अविनाश सर आपके पास। वो कह रहे हैं कि भाई साहब, हमने जब भारत में सुई नहीं बनती थी, जब हम नेहरू जी आए तब क्रांति आई, जब भारत में सुई नहीं बनती थी, बताइए नेहरू जी नहीं होते तो फिर क्या होता? तब जब भारत आजाद नहीं हुआ था सर, भारत आजाद नहीं हुआ था तब लोग कपड़े नहीं पहनते थे, खाना नहीं खाते थे, ये क्या लूटने आए? जब भारत में सुई बनाने की भी व्यवस्था नहीं थी तो ये गोरी चमड़ी वाले यहां आके क्या करने आए थे, क्या लूटने आए थे? शॉट लगाते थे, जगदीश भाई मैं बोल लेता हूं। भाई जगदीश जी को अभी पहले फ्रेम ठीक कराइए, उसके बाद इनको दीजिए ऑन एयर, बाकी वो डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रहा है। सुनील जी, ऑडियो डाउन करिए उनका।
सुनील जी, आपका सवाल बहुत ही मौजूद सवाल आप पूछ रहे हैं। हाँ। देखिए, ये कांग्रेस की मानसिकता है, देश को नीचा दिखाना और परिवार को ऊंचा बनाना, यही कांग्रेस की सबसे बड़ी मानसिकता है। कांग्रेस आज इसलिए गर्त में है क्योंकि वो अब भाजपा के खिलाफ, मोदी का खिलाफ करते करते अब वो देश के खिलाफ बोलने लगे हैं। आप समझिए, जो 5000 साल पुराना मंदिर, 10,000 साल पुराना मंदिर, अजंता अलोरा की कार्विंग अगर आप देखेंगे, मूर्तियां देखेंगे, इतनी इंट्रिकेट कार्विंग है, इतनी साइंटिफिक है। सारे मंदिरों का प्लेसमेंट कोई इक्वेटर के ऊपर, कोई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, तो बहुत ही साइंटिफिक है। आप देखिए कि जिस ग्रंथों में सूर्य का जो डिस्टेंस, अर्थ से सूर्य का जो डिस्टेंस है, वो आपके हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है। जब यहाँ की पढ़ाई लिखाई, यहाँ का ज्ञान विश्व प्रसिद्ध है, तब कांग्रेस की मानसिकता देखिए कि सोरोस ने इनकी सोरोस का कौन सा इन्होंने पे पिया है। जो प्रियंका गांधी काउ यूरिन के बारे में, गौ माता के गौमूत्र के बारे में कह रही थी, मुझे तो शंका कि कहीं सोरोस मूत्र के चक्कर में तो नहीं लग गए। इनकी देखिए क्या माने भारत से इनकी क्या वैमनस्यता है। ये भारत को नीचा दिखाने में ये लोग डेली टेलीविजन पे आकर के मोदी को तो गाली देते हैं, उनकी मरहूम मां को गाली देते हैं, सबको गाली देते हैं, और भारत को आके नीचा गिराते हैं। इनकी हिम्मत देखिए कि ये भारत के बारे में कह रहे कि नेहरू के आने से पहले सुई नहीं बनती थी, तो मंदिर किसने बना दिया? इतने इंट्रिकेट कार्विंग की मंदिरें किसने बनाई? क्या डैम, इनको पता भी है कि पहला डैम किसने बनाया? पहला डैम मैसूर के राजा ने 1915 या 13 में बना दिया था। इंडियन स्कूल ऑफ साइंस राजा ऑफ मैसूर ने बनाया था। तो इनको कुछ पता नहीं है। ये व्हाट्सएप वाले लोग हैं, ये पता नहीं ये कांग्रेस में है भी कि नहीं। आज कांग्रेस में है, कल किसी और दल में चले जाएंगे। इनके यहाँ टोपियां बदल जाती हैं। आपने देखा, ये बिल्कुल फुहर लोग हैं। राहुल को हमने पार्लियामेंट के अंदर भी देखा, राहुल को हमने पार्लियामेंट के बाहर भी देखा, और हर जगह भारत की गरिमा गिराना, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की गरिमा गिराना, और अब वो प्रधानमंत्री की गरिमा उनके घर जाकर गिराने की कोशिश कर रहे थे, जो पुलिस वाले ने उनको उठा करके टांग करके फेंक दिया। इनमें कोई शिष्टाचार नहीं है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करने वाले लोग ने इमरजेंसी लगाया, कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं कि हम मानते हैं, और बचाने वाले लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मान्यता नहीं रखी। जितने भी संवैधानिक संविधान है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीएजी हो, हर संविधानिक पद को वो चैलेंज करते हैं। और यही सोरोस का टूल किट है, जिसका हमने एक उगता हुआ हमने एक देखा, जो जंतर मंतर में गालीबाज, डकैत, चोर, ये कॉकरोच, ये छिपकिल्ली, ये गिरगिट जैसे लोग वहां जमा हुए, ये खून चखा है इन्होंने। यही कोशिश है अराजकता फैलाने की। और इनके बोली बात में आप देखेंगे, हर दफा ये बोलते हैं पार्लियामेंट को उखाड़ देंगे, पार्लियामेंट को उखाड़ देंगे, नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे। ये इनका लिंगो है, ये सोरोस टूल किट है, ये कोई कांग्रेस नहीं है। ये पार्लियामेंट चलने दे या ना चलने दे, बट आज पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने कहा है कि बिल पास हो रहा है, डिस्कशन जिसको करना है वो कर रहा है। कांग्रेस अपनी कुंठा में, परिवारवाद की कुंठा में किसी को आगे नहीं बढ़ने देखना चाहती है, देश को आगे नहीं बढ़ने देखना चाहती है। देश ने इनको जवाब दिया है, ये बुरी तरह यहां से वाइप आउट हो जाएंगे। एक बात समझ में नहीं आई, जगदीश भाई भी उन्हीं लोगों की बातों में आगे लग रहा है। आज ज्यादा उतावले हो गए। जब सुई नहीं भारत में बनती थी, जब नेहरू जी आए, उनका जब जलवा जलाल हुआ, तब ये बताइए, ये उनका शेरवानी कौन सिलता था? हाँ, गांधी परिवार उनका शेरवानी कपड़े नहीं पहनता था। लगा के शेरवानी मान लीजिए गांव देहात का व्यक्ति पत्ते नहीं, अविनाश जी, गांव देहात का व्यक्ति पत्ते सिलवा के अपना काम चलाता होगा। ये जो बड़े बड़े लोग थे, हैं, गांधी परिवार, ये कपड़े फिर जब सुई थी नहीं भारत में, तो क्या करते थे? ये कपड़े नहीं पहनते थे। और मैं तो शेरवानी पहनते थे, गुलाब लगा के शेरवानी पहनते थे। मैं तो एक सिगरेट इनका यूरोप से आता था। वो एक ऐसी खास सिगार पीते थे और पिलाते थे लेडी माउंटबेटन को, जो विदेश से आता था। शराब और शबाब और कबाब में पूरे तल्लीन रहते थे, और इस तरह से लटकाने, अटकाने और भटकाने की राजनीति इस देश में की। मैं मानता हूं कि नेहरू पहले प्रधानमंत्री चुने हुए नहीं, नवनीत प्रधानमंत्री थे। 1946 में जब उन्होंने शपथ लिया, तो यूनियन जैक और क्वीन की निष्ठा के अंदर उन्होंने शपथ लिया था। महात्मा गांधी के कहने पर शपथ उनको दिलाया गया था, उनको 0 वोट आया था। और आज ये कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की और डेमोक्रेसी की बात करते हैं। जिन लोगों ने अंबेडकर को इज्जत नहीं दिया, जिस कांग्रेस
ने बॉम्बे में अंबेडकर को 2 जगह से हरवाया, बॉम्बे से प्रेसिडेंसी से हरवाया और कलकत्ता में वेस्ट बंगाल में इन्होंने हरवाया। वो आज अंबेडकर की बात करते हैं, जिसने इमरजेंसी लगा करके कॉन्स्टिट्यूशन का तार कर दिया, आज वो कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की बात करते हैं। ये कुछ और नहीं, ये सिर्फ पप्पू पार्टी है और कुछ नहीं है। वही कह रहे हैं कि हम तो बाबा साहब के संविधान पे चलते हैं और संविधान की किताब जेब में रखते हैं हर समय। रुपेंद्र भाई आपके पास आ रहा हूं। संविधान की किताब में वो ऐसी किताब, लाल किताब है जो पंडित महात्मा, जो ठगिया बाबा जो नहीं मोहल्ले मोहल्ले में घूमता है, जो लोगों का पतरा देख के बताता है तुम्हारा दिन आज शुभ रहेगा, उसी तरह का लाल किताब है वो, जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहता है। ठीक। हालांकि भाई अविनाश जी को क्या लेना देना, क्या कांग्रेस से क्या भाजपा से, लेकिन वो हकीकत बता रहे हैं, वो बयां कर रहे हैं जो उन्होंने महसूस की है धरातल पर, एक आम नागरिक के तहत, सुनील जी, एक राजनीतिक विश्लेषक के तहत। सुनील जी, आपसे एक माफी चाह, सुनील जी एक सेकंड, आपने जब ये तार छेड़ दिया है तो मैं आपको बता दूं, मेरी एक ही माँ और अपनी माँ ने कांग्रेस के टिकट पे, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस के टिकट पे 1985 में औड़ाई विधानसभा क्षेत्र जो आज भी बिहार में है, वहां से इलेक्शन लड़ी थी, हारी। आरजेडी के गणेश यादव ने उनको इलेक्शन हराया था, नंबर 1। नंबर 2, मैं उस परिवार से आता हूं जहां मेरे नाना लेट श्री राम बाबू सिंह जब कांग्रेस में 1965 में स्प्लिट हुआ था तो एकमात्र जीसीसी प्रेसिडेंट था जिसने कांग्रेस आई का झंडा उठाया हुआ था, बाकी सारे कांग्रेस उर्स में चले गए थे। तो मेरे खून में भी कांग्रेस है, पर वो वाली कांग्रेस और ये पप्पू राहुल कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क है। मैं तो अपने आप को बड़ा खुशनसीब मानता हूं। रूपेश भाई के पास जाऊंगा। रूपेश भाई, खुशनसीब इसलिए हूं क्योंकि मेरे दादा 105 वर्ष जिए, मेरे दादाजी। और अविनाश जी वो बताते थे हमको सारी चीज़ें, आज़ादी से पहले की भी स्थिति सब बताते थे, और ईश्वर की इतनी उनके पास वो थी कि आखिरी क्षण तक उनकी आवाज़, उनकी वाणी में वही कर्कश था जो शुरुआत में था, लास्ट तक कभी उनकी जुबान नहीं टूटी, हमेशा ऐसे ही बोले वो। तो वो बताते थे कि क्या स्थिति थी। तब उन्होंने शायद 40 के करीब, 38 या 40 के करीब बता रहे थे, उन्होंने वकालत की डिग्री हासिल कर ली थी। और यहाँ बताया जा रहा है कि सुई नहीं बनती थी। हमारे पूर्वज क्या नंगे घूमते थे? गजब बात है। ये सारी चीजें ये फुहरपन है, ये कांग्रेस का, पप्पू कांग्रेस का, ये राहुल कांग्रेस का फुहरपना है। ये जब भी डिबेट में आते हैं ये भाग जाते हैं। पार्लियामेंट में अब ये अमित शाह की बात कर रहे हैं, अमित शाह, जैसे अमित शाह आएंगे और बोलना शुरू करेंगे, आप शर्तियां लिखा लीजिए सुनील जी, अमित शाह आने वाले हैं, धमक के साथ आने वाले हैं, और जैसे अमित शाह या मोदी आएंगे ये पार्लियामेंट छोड़ के भागेंगे। मुझसे आप लिखवा लीजिए। जी, मैं वही समझना चाह रहा हूँ, रूपेंद्र भाई से समझना चाह रहा हूँ। रूपेंद्र भाई, भैया फिर क्या समय जब समाप्त हो जाएगा, सदन का पूरा कार्यकाल निपट जाएगा, तब लाओगे, तब करोगे, वाइल्ड कार्ड एंट्री करोगे, क्या करोगे? बुला दो, कम से कम ये भी हसरत पूरी हो जाए कि बुलाओ जल्दी गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, क्या समस्या है? फिर भी हम चरित्र देखेंगे। और हालांकि कई बार ये चरित्र कसौटी पर देखा जा चुका है। जहां जहां जो कहा जाता, पहले एक बात आ रही थी रुपेंद्र भाई, धर्मेंद्र प्रधान का जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता सदन की ओर जाएंगे नहीं, हम सदन चलने नहीं देंगे, प्रधानमंत्री के आवास को घेर लेंगे। इस्तीफा हो गया, बोले अब तो मामला गड़बड़ हो गया, अब तो सारा मजमा खत्म हो गया जंतर मंतर से, अब क्या करें? बोले अब दूसरा लाओ, अयोध्या वाला मामला। बोले चलो सब तख्ती लेके, छाता लेके, मौसम भी गुलाबी है, ठीक है, चलो गुलाबी तख्ती ले ली, उस पर लिख दिया चंदा चोर गद्दी छोड़। अब ये पैटर्न शुरू। और चुना किसको? पप्पू यादव को 41 केस है पप्पू यादव पे, 41, जिसमें चोरी का भी केस है। सोचिए जो नाटक जो ये कर रहे थे, उसमें भी जब इन्होंने पात्र को चुना तो सबसे क्रिमिनल रिकॉर्ड जिसका सबसे हाई है उसी को पात्र बनाया। उनको शर्म नहीं आई पप्पू यादव को कि ये मजाक, ये भोंडा मजाक वो नहीं कर रहे, उनके ऊपर कांग्रेस भोंडा मजाक कर रही है। विश्व की उभरती हुई सबसे बड़ी ताकत भारत, विश्व में डंका बजाने वाला, अपने दम पर, अपने बलबूते पर हर मुकाम को हासिल करने वाला भारत, दुनिया में शांति का दूत बनने वाला भारत, हमेशा संयम नियंत्रण में रहने वाला भारत, हर डोजियर, हर व्यवस्था को पहले फलक पर मानने वाला भारत, जिस भारत पर दुनिया की नजरें रहती हैं, उस भारत की राजनीति इस कदर नीचे आ चुकी है कि अब लोग इस बात के मीम्स बना रहे हैं, देश ही नहीं विदेश में। बगल में बैठा दुश्मन देश पाकिस्तान भी बड़ी खिल्लियां उड़ा रहा है, बड़ी खिल्ली उड़ा रहा है रुपेंद्र भाई। वो भी भगवा को उसी तरीके से बदनाम कर रहा है, जैसे आप लोगों की नजर रहती ना पाकिस्तान में कुछ भी ऊंच नीच होती है तब, ऐसे ही वो लोग भी कर रहे हैं। और यहाँ का
पूरा राजनीतिक अमला उस चीज में लगा हुआ है कि कैसे भारत की छवि को धूमिल किया जाए, कचोटा जाए। रुपेंद्र दुबे। सुनील जी, पंजाब पुलिस ने बताया है कि आईएसआई ने पैसा, एजेंट और सब कुछ मुहैया कराया है। वही टीम जंतर मंतर पे पहुंची और वही टीम पंजाब में पकड़ी गई है, जिसमें 18 से 20 लोग आईएसआई के ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड एजेंट हैं, जिसमें से करीबन 7 और 8 नाबालिग हैं। जी रुपेंद्र दुबे। सुनील जी, समस्या तो यही है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी कह के गए थे, आज मैं प्रधानमंत्री हूं, कल कोई दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, चौथा आएगा। लेकिन कम से कम साहब, अपने घर में हम लोगों को क्या सिखाया जाता है कि भैया घर की बातें कम से कम घर तक तो रहने दो, उसको बाहर उजागर मत करो। लेकिन ये राहुल गांधी जी चाहते क्या हैं? अभी मैं किसी चैनल पे था 3-4 दिन पहले, जब अपना ये सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो मुझे किसी ने बोला था, साहब हमारे बड़े भैया जैसे ही राजनीतिक विश्लेषक बैठे थे कि ये जब तक जो है राहुल गांधी को यही बोलेंगे कि अभी तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, कल की डेट में ये बोलेंगे कि मोदी जी माफी मांगे तब हम संतुष्ट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अब देखिए, वही समस्या आ जाती है कि उसके बाद भी अब जब जो है लोकसभा में चल रहा है, सदन चल रहा है, तो साहब हंगामा करने की क्या जरूरत है? हम आप जो है 3-4 लोग टीवी में बैठ के डिबेट कर रहे हैं ना। जब टर्म आता है तो मैं अपनी बात रखता हूं, कांग्रेस का बारी आई, उन्होंने अपना रखा, हमारे बड़े भाई राजनीतिक विश्लेषक बैठे हुए हैं, अपनी बातें रखे हैं। साहब बात रखो, और जहां आपको लगता है ये चीजें गलत है देश के लिए, वहां आप आवाज उठाओ ना। लेकिन किसी को ना बोलने देना, ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। क्या अमित शाह जी पहली बार सदन में नहीं आए हैं? ये देश की जनता पूछना चाहती है। लेकिन जब कल आएंगे तो फिर ये हंगामा पीटना वही चालू कर देंगे, भाड़ 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 भाड़, कि नहीं 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 बोलने देंगे। ऐसा संसद नहीं चलता साहब। आपको पक्ष और विपक्ष सुनिए, और सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, देश के गृह मंत्री जी गलत हैं या इसमें संशोधन की जरूरत है, तो आप अपनी बातें रखो, और उसके बाद सारे लोग मिलके, जितने भी लोकसभा में सांसद हैं, मिलके जैसा जो कार्रवाई होती है, ठीक है, इसमें इंप्लीमेंट करना, इसको आगे बढ़ाना है, जो देश के हित के लिए होगा वो बढ़ाना चाहिए। रुपेंद्र भाई, अभी तो संशोधन का मसला ही नहीं आया कहीं। संशोधन की बात तो तब होगी जब चर्चा होगी किसी विधेयक पर। अभी तो ये हो रहा है हमें साथ जवाब दो। बोले किस बात का? बोले ये बालकों को कील लगे डंडों से क्यों पीटा बच्चों को, एक तो इस पर जवाब दो। हालांकि डंडे कहां है, कौन पीट गया, कौन मार गया, क्या था, उस पर नहीं। एक और दूसरा हो रहा है, बोले ये पैलेट गन चलाई थी, उस पर जवाब दो। वो बच्चे भी ठीक हो हा के जूस वूस पी के घर चले गए, दवाई वाई खा के, वो भी अपने काम धंधे में बिजी हो गए। लेकिन हमारे यहां पूछा जा रहा है कि वो बच्चे बहुत परेशान है भाई। कोई बच्चा परेशान नहीं है। जो नीट में आपको पता है 11 लाख से अब जो बच्चों ने नीट का दोबारा परीक्षा किया, पास आउट किया, और देश को भारत के आगे ले जाने में अपनी जो है योगदान देंगे, उसमें मैं मानता हूं 10%, 15% छात्र थे, उसमें राजनीतिक पार्टियां इन्वॉल्व थी। अभी जो है पंजाब में पता चला हुआ है कि वहां पे जो है पाकिस्तानी जो है उसमें एजेंट वहां घुसे हुए थे। साहब उनकी क्या जरूरत थी? अब ये लोग चाहते हैं नहीं कि उनको पूजा करो, तो पूजा नहीं होगा साहब। ये तो खरी बात है कि पूजा नहीं होगा। जो जिस कदर अगर देश के जो हित के लिए बात करेगा उसको पूजा जाएगा, उसको सर में बैठाया जाएगा। आज आप कलाम साहब को देख लीजिए, भारत की 140 करोड़ जनता पूजती है। क्यों पूजती है? क्योंकि वो देश के लिए ऐसा काम करके गए। लेकिन जो ये देश की तोड़ने वाली बात करेगा सुनील जी, उसको पूजा नहीं जाएगा। अविनाश जी, जो बात रुपेंद्र कह रहे हैं वो तो ठीक है, एक हद तक लगता है कि हाँ ठीक है, जो देश को तोड़ने वाली इस तरह की शक्तियां हैं उनको तो बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, अमित शाह को राजनीति का चाणक्य और भारतीय जनता पार्टी का खासतौर पर चाणक्य माना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कौन सी रणनीति में लगे हैं, कौन से ऐसे उसमें लगे हैं कि वो आकर विपक्षियों का मुंह बंद नहीं कर रहे हैं? ये क्यों विपक्षियों को इतना टहलने के लिए अवसर दे रहे हैं कि छाता लो और सदन के बाहर निकलो, गांधी प्रतिमा से शुरू करो और मकर द्वार तक जाओ, फिर लौट के फिर यही रेलम पेला यही सब करते रहो, है 2-4 वो ले लो हाथ में तख्ती। सुनील जी, आपको याद होगा, आप तब चैनल में भी होंगे और अपना अच्छा काम कर रहे होंगे, जब अन्ना आंदोलन का जब वक्त चल रहा था, तो इसी तरह से पार्लियामेंट में स्पेशल सेशन चल रहा था, और यही राहुल गांधी का स्पीच आपके आर्काइव में होगा, आप निकालिएगा। और लालू यादव, इन्होंने कहा कि एक सरकार जो है वो इकबाल से चलता है, लुंज पुंज सरकार नहीं चलता है।
और यही राहुल गांधी के स्पीच में इन्होंने केजरीवाल को, अन्ना हजारे को और इस तरह के प्रेशर ग्रुप मूवमेंट को इन्होंने अनार्किस्ट कहा था और स्टेट के खिलाफ बताया था। आज जो व्यक्ति 2013 में एक बात कह रहा था, आज वो 2024 में 14 के बाद से वो बिल्कुल पलट करके दूसरी बात कह रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमित शाह सदन के मेंबर है, सदन में आकर के उनको बात बोलनी चाहिए, पर होम मिनिस्टर या सरकार ये कहां तक झुकेगी और कितना झुकेगी, ये तो सरकार पे डिपेंडेंट है। राहुल गांधी इस बात के लिए डिक्टेट क्या कभी वो बोलते हैं अमित शाह कि राहुल गांधी जब आके बैठेंगे तब मैं बोलूंगा। पिछली डिबेट में आपको याद होगा जब स्पीकर के इस पे इम्पीचमेंट पे जो डिबेट चल रहा था, तो राहुल गांधी अचानक से खड़े हो गए और कहने लगे पहले मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उस पर पहले बहस होगी और फिर मैं अमित शाह अपनी बात बोलेंगे। अमित शाह ने उनको माकूल जवाब दिया था कि आप तय नहीं करेंगे, जो राइट आपका है वही राइट मेरा है, आप नहीं तय करेंगे कि क्रम क्या होगा। और दुनिया में किसी भी देश में और भारत में किसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कभी पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हुई। तो राहुल की हट, राहुल का बाल बुद्धि, राहुल का बालपन, उनका हट, उनका सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट अमित शाह ना तो बर्दाश्त करेंगे और ना ही अमित शाह वो झुकने वाले हैं। जहां तक धर्मेंद्र प्रधान की बात है, मैं बिल्कुल मानता हूं प्रधानमंत्री को बहुत सेंसिटिव व्यक्ति है। वो खुद स्टूडेंट से बात कर रहे थे, वो खुद इस बात से दुखी थे और स्टूडेंट को वापस अपने घर पढ़ने लिखने के लिए उनके सही जगह भेजना चाहते थे। उन्होंने तीन जो उन्होंने मांग रखी, उन्होंने मांगी और सबको माफ करते हुए आगे बढ़ने के लिए बोला। पर लॉ प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं है, लॉ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एफआईआर पुलिस के हाथ में है। और आपके और मेरे जैसे अगर मैं एफआईआर करूंगा तो पुलिस कॉग्निजेंस लेगी, चाहे प्रधानमंत्री माफी क्यों ना कर दे, पुलिस विल हैव टू टेक दी कॉग्निजेंस। तो प्रधानमंत्री अपने तरीके से चीजों को देख रहे हैं, अमित शाह चीजों को अपनी तरीके से देख रहे हैं। पर मैं पूरा दोहराता हूं, जिस दिन अमित शाह बिल्कुल आएंगे, पूरे दिन वो पार्लियामेंट में बैठे रहते हैं, जो चाहे उनसे जाके मिल सकता है। पर राहुल गांधी के बालपन, राहुल गांधी की बाल बुद्धि देखने के लिए वो पार्लियामेंट नहीं आएंगे, अपना अस्तित्व गिराने के लिए पार्लियामेंट में नहीं आएंगे। जी रुपेंद्र भाई, ऐसी कुछ रणनीति है जो अविनाश जी ने बताई? नहीं, देखिए, अब इनसे पर्सनल चीजें तो कोई उनका जो है हो सकता है कुछ काम हो, ठीक है। हम अगर आज हम नहीं आएंगे तो हम आपको ये तो नहीं बताएंगे कि हाँ मेरी ये काम है, हो सकता है कुछ चीजें हैं। नहीं, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, किरेन रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो ये कहते नजर आए कि जिस विधेयक पर, जिस विषय पर चर्चा हम चाह रहे हैं उस विधेयक, उस विषय से जुड़े हुए सभी मंत्री मौजूद हैं, आप आइए ना चर्चा करिए। फिर ये अमित शाह जी क्यों चाहिए? क्योंकि वो जो एक तख्ती पे जो लिखी हैं 2-3 बातें, जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इतनी ऊर्जा एनर्जी लगाई थी उन्होंने कहा एक तो ये कील लगे हुए डंडे, एक वो पैलेट गन और AK-47 बताई बिहार में, बोले आपने अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं वहां। अगर बिहार में AK-47 चला हुआ है तो उसमें क्या किया गया है आपको पता है सुनील जी? मैं वहीं से जुड़ा हुआ हूँ। एक मिनट दुबे जी, एक सेकंड। मैं बिहार से जुड़ा हुआ, मैं पटना से जुड़ा हुआ। देखिए, मैं आपको वास्तविक बताता हूं क्या हुआ। वो व्यक्ति जिसका गन लहराता हुआ आपने देखा, वो अपने लाइन ड्यूटी से ऑन ड्यूटी ज्वाइन कर रहा था। तो जब वो यूनिफॉर्म जो आपको मिलता है, आप घर जाते हैं तो अपने कपड़े में रहते हैं, पर जब आप स्टूडियो में आते हैं तो स्टूडियो कपड़ा पहन के आते हैं, लैपटॉप लेके आते हैं। अगर वो लैपटॉप आपसे कोई छीनने लगे, आपकी कंपनी का लैपटॉप छीनने लगे, तो आप क्या करेंगे? वो बंदा अपनी लाइन ड्यूटी से अपनी ऑन ड्यूटी पे जा रहा था। जी ठीक, रुपेंद्र भाई, हम वही समझना चाह रहे हैं, जब सभी मंत्री मौजूद हैं जिस विषय पर, विधेयक पर जो चर्चा होनी है, फिर अमित शाह जी की मांग क्यों हो रही है? इतनी मोहब्बत, इतना प्यार क्यों आ रहा है अमित शाह जी पर? उनसे तो वैसे ही सब लोग बताते हैं कि वो तो वैसे ही बड़े खतरनाक है भाई, फिर भी इतनी मोहब्बत है कि जब तक उनके दर्शन नहीं हो जाएंगे भैया तब तक नहीं टिकेंगे यहाँ। तो साहब हंगामा कैसे होगा? समस्या तो ये है ना कि जब तक अगर ये जो है एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। किरेन रिजिजू जी ने बोला जो भी कि चलिए हम डिस्कस करते हैं, जितने भी मंत्री बैठे हुए हैं आपकी बात रखी जाएगी, हम सुनेंगे, लेकिन नहीं, अमित शाह चाहिए। तो भैया हंगामा कैसे होगा? देश का पैसा कैसे बर्बाद होगा? करोड़ों रुपया जो संसद में डेली बर्बाद होगा उसका जो है जवाबदाही कैसे करेंगे? लेकिन साहब समस्या तो यही है ना कि ये लोग ये सिर्फ चाहते हैं कि संसद चले ना। ये आज पहली बार नहीं है सुनील जी, ये कोई आज पहली बार नहीं हो रहा है कि हाँ कि ठीक है कांग्रेस पार्टी पहली बार कर रही है, ये बच्चों के लिए बहुत हितैषी हो गई है। आप ये पीछे का रिकॉर्ड देख लीजिए, जब ऐसी आई है ये लोग हमेशा हंगामा किए। ये कोई पहली बार हो तो चलो हमने समझ में आता है कि ठीक है ये पहली बार हुआ है साहब, चलो हम इनको स्वीकार करते हैं, इनका जो है राइट है जवाब देने का। लेकिन ना,
ये पहली बार नहीं है। आप हिस्ट्री देख लीजिए। हमें लगता है कि आप बहुत पुराने जो है एंकर हैं और जो है बहुत जो है पुराने जो है सद्बुद्धि भी ऊपर वाले ने दिया है। आप देख लीजिए, हिस्ट्री देख लीजिए। इस संसद में हमेशा बवाल काटे हैं, बस कैसे भी करके देश को नीचे ले जाना है। अभी इनसे क्वेश्चन पूछा जाने लगे राहुल गांधी जी से, तो साहब जवाब नहीं देना पाए। अभी मैं सुन रहा था ये साहब नहीं, मैं उस बात को और थोड़ा सा और ऐसा कर दूं ताकि दर्शकों को और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। मुझे इतना बता दीजिए, मान लीजिए आप लोग कहते हो कि वो पप्पू हैं, नासमझ हैं, बुद्धि नहीं है, ये तमाम सारी बातें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिद्दी टाइप, उनको घर में कोई चीज़ वो करना है तो सब कुछ ला के दे दो, वो नहीं मैं तो ये जिस बात के लिए माँ बाप मना करें वो उसी जिद पे अड़ जाता है बालक। फिर माँ बाप क्या करें, वो ठीक है बालक रो रहा है, बड़ा परेशान कर रहा है, दिलवा देते हैं। हम ये कह रहे हैं वो जिस जिद पर अड़े हैं उस जिद को पूरा कर दो, क्या समस्या है। फिर कोई नई जिद आएगी तब पता चलेगा। या आप भी खेल देख रहे हो कि आखिरी समय में हम लाएंगे गृह मंत्री जी को, उसके बाद तो सदन का सत्र जो है पूरा आहूत हो ही जाएगा, फिर कुछ रहेगा नहीं इनके पास। तो आप भी लग नहीं रहा कि आप भी सहयोग कर रहे हो कि जाओ बेटा, इधर से भी पूरी आज़ादी है, आप लोग छतरी लो और तख्ती लो और सुबह सुबह आ जाओ, पार्लियामेंट शुरू होने से पहले 2-4 बाइटें खड़काओ इधर उधर और दिन भर में हंगामा करो और फिर शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। यही सब आप भी पूरा मौका दे रहे हो रुपेंद्र भाई। साहब आएंगे, अमित शाह जी जरूर आएंगे और ये विपक्ष सुन ले, मैं कांग्रेस पार्टी से बोल देना चाहता हूं, आएंगे, जरूर आएंगे और अपना जवाब देंगे, लेकिन उस पर आपको सुनना पड़ेगा। फिर हल्ला मत काटना कि साहब ऐसे नहीं ऐसे। अरे कील तख्ती कब तक रखोगे यार आप लोग। आप तो ये आइए देश के विकास की बातों में बात करें। आज कल की डेट में अगर यही जो है जो पाकिस्तान का एजेंट चल रहा था, वहां पे जो एजेंडा चल रहा था, कल की डेट में यही संसद भवन में कुछ ऊपर नीचे हो जाता, तो यही लोग आपसे मैं बोलता हूं, सुनील जी कहते कि नहीं अमित शाह जी इस्तीफा दीजिए आप। उसमें ये लोग नहीं वो करेंगे क्या करेंगे, चलिए ठीक है ऐसा हो गया था, वो तो बच्चों के लिए किया जा रहा था। यही लोग दंगा करने लगते लोकसभा में कि नहीं साहब अब तो हम ये अमित शाह के इस्तीफे से नीचे हम बैठेंगे ही नहीं, मानेंगे ही नहीं। ये कैसे हो गया। तो साहब आएंगे अमित शाह जी, अब जवाब देंगे और आपको साहब उस समय सुनना पड़ेगा। हल्ला नहीं काटेंगे आप साहब, आप सुनिए। जब आपको जो है टाइम आएगा, आपका नंबर आएगा, आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद, 1 घंटे बाद फिर अपनी बातें रखना, जो देश के हित के लिए होगा उसको पूरा जो है सपोर्ट किया जाएगा। ये जब आएंगे तब वो तय होगा, तब देखा जाएगा कि वो उनके जब वो बोलेंगे कहेंगे तो फिर क्या स्थिति परिस्थिति बनेगी सदन में। अविनाश सर, आप थोड़ा सा ये और स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश करिए। क्या अमित शाह जी के एंट्री से ही ये गतिरोध खत्म होगा, और अगर ऐसा है तो ये एंट्री पहले नहीं हो जानी चाहिए ताकि थोड़ा समय मिल जाए। 13 अगस्त लास्ट है सदन का, उसके बाद हालांकि खबर ये भी है कि विशेष सत्र कुछ आयोजित होने की संभावना है, लेकिन अभी तो फिलहाल स्थिति वही है कि 13 तारीख लास्ट है। तो आओ कि छुट्टी हो, कुछ विधेयकों पर चर्चा भी हो। अविनाश सर। बिल्कुल सुनील जी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी जो पॉलिटिकल एक्शन होता है उसके कई सारे आयाम, कई सारे रेमिफिकेशन होते हैं। ये बहुत ही सरल है आपके विचार में और मेरे विचार में सोचना कि अगर अमित शाह आ जाएंगे तो ये पार्लियामेंट सही हो जाएगा। आपको ये मैंने शुरू में जब अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट दिया था तो मैंने ये कहा था कि एन तेन प्रकारेण पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना ही सोरोस टूल किट है। अगर अमित शाह आ जाएंगे तो आप जो याद होना चाहिए किस नियम के तहत बहस होगी, इस पर झगड़ा शुरू हो जाएगा कि 267 में कीजिएगा या 262 में कीजिएगा। ये हो रहा है, ये राज्यसभा में हो रहा है। आप ये बताइए कि इतने वरिष्ठ नेता है राज्यसभा के, वो अनवेरिफाइड फैक्ट मनुस्मृति के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं खड़गे जी, जिस मनुस्मृति का कोई प्रमाण नहीं है, कोई उसका ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं है। एक विलियम जोन्स ने 3 किताबें उसको ट्रांसलेट किया, उसमें से एक है मनुस्मृति, एक है हितोपदेशा और शायद एक आध उपनिषद है, राइट। दोनों का ओरिजिनल स्क्रिप्ट है पर मनुस्मृति का स्क्रिप्ट ओरिजिनल नहीं है, और ये देश को कौवा कान ले गया वो बेच रहे हैं। तो ये इसी तरह की कोई विडंबना खड़ा कर करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना ही इनका दे 2014 से रहा है। अमित शाह कोई नए खिलाड़ी तो है नहीं, वो आएंगे भी, वो जवाब भी देंगे। और जहां तक सरकार का सवाल है,
सदन चलाने का सवाल है। अगर सदन चलता है तो बिल पास होता है, बिल पास के दौरान ऑपोजिशन भी डिस्कस करता है और जो गवर्नमेंट है, जो ट्रेजरी बेंच है, वो भी डिस्कस करता है। ऑपोजिशन सड़क पे अपने आप को नौटंकी कर रहा है, बिल अभी भी पास हो रहा है, पार्लियामेंट अभी भी चल रहा है, जो एनडीए के घटक दल है वो अभी भी डिस्कस कर रहे हैं, जो अमेंडमेंट्स मूव किए जा रहे हैं वो अभी भी हो रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ राहुल की हट है, राहुल की और कांग्रेस की परिवारवाद का सोच है, जो किसी और को बोलने नहीं देना चाहती अपने पार्टी से, या किसी भी जो भी तथाकथित इनका यूबीए इंडी पिंडी अलायंस जो है उसमें कोई और उभर के ना आ जाए, अखिलेश यादव ना उभर के आ जाए, डिंपल ना उभर के आ जाए, मणिकम टैगोर ना उभर के आ जाए, प्रियंका गांधी ना कहीं उभर के आ जाए। ये भाई बहन की लड़ाई है सुनील जी, आप थोड़ा तय तक जाएंगे तो ये भाई बहन की लड़ाई है। आप देखिए, बहन गौमूत्र पे बोलती है तो भाई क्या बोलता है। आप राहुल गांधी के जो नीट पे जो चर्चा हुई स्पीच को याद कीजिए, कितना अक्षर उन्होंने नीट के ऊपर बोला, एक शब्द उन्होंने नीट के ऊपर नहीं बोला। कितनी बार उनको स्पीकर ने बताया कि भाई आप मुद्दे की बात कीजिए। जो आदमी अपॉर्चुनिटी मिलने के बावजूद मुद्दे की बात नहीं करता है, वो कैसे इस देश को विश्वास दिला सकता है, होम मिनिस्टर को विश्वास दिला सकता है, पार्लियामेंट को विश्वास में ले सकता है कि अगर होम मिनिस्टर आ जाएंगे तो पार्लियामेंट चलेगा। पार्लियामेंट 2014 से ही डिस्टर्ब किया जा रहा है, चाहे वो पैकेजेस से हो, चाहे वो राफेल हो, चाहे चौकीदार चोर हो, चाहे वो एसआईआर हो, हर मुद्दे पे। अब बताइए, एसआईआर का मुद्दे पे 2-2, 3-3 बार पार्लियामेंट को डिस्टर्ब किया, क्या हो गया एसआईआर? सीए पे इन्होंने पार्लियामेंट को डिस्टर्ब कर दिया, क्या हो गया सीए का? तो इनका मुद्दा है कि पब्लिक का नुकसान करना, देश की गरिमा को नीचे गिराना, अपने परिवारवाद को मजबूत रखना और किसी और को उभरने नहीं देना। ठीक बात सर, ये पब्लिक है, सब जानती है। जनता को आप दिग्भ्रमित नहीं कर सकते। जनता को आप जैन जी का जो जिक्र करके नाम लेके जो आप एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस जैन जी को मोहन भागवत जी ने सुना, अपने विचार साझा किए, प्रधानमंत्री उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। उस जैन जी को लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता अपने अपने तरीके से समझाने और एक भारत की जो संस्कृति है उस संस्कृति में पिरोने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों की मंशा है कि ये जैन जी ऐसा ही उपद्रव करते रहें जैसा जंतर मंतर पर हुआ, और वो आगे बढ़कर नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका कुछ इस टाइप का हो जाए। क्योंकि ये उधर नहीं बोल रहे जहां रांची में जिन बच्चों ने नियम शर्तें लगा दी हैं उस पर मुंह नहीं खोलेंगे, क्योंकि वहां बच्चों ने साफ इनकार किया है कि ये हमारा प्रोटेस्ट है साहब, ये हमारी लड़ाई है, हम लड़ लेंगे, आपकी आवश्यकता नहीं है। आप तो यहाँ सरकार में हो, और अगर इतनी ही ताकत है, इतनी हिम्मत है कलेजे में, तो हमारी मांगों को पूरा करिए। आप वहां तो इस्तीफा ले लेते हो, लेकिन यहां पर मुंह में दही जम जाता है। ये है स्थिति। तो जो मंशा, जो मंसूबे पाले हुए हो ना नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका बनाने के, वो भारत की संस्कृति में कभी नहीं होगा। ये मंसूबे भी ध्वस्त होंगे। सत्र में आप नहीं बोल पा रहे हैं या नहीं चलने दे रहे हैं, उससे राय रत्ती फर्क नहीं पड़ेगा। सदन में लगातार विधेयक पास हो रहे हैं, विधेयक निकल रहे हैं, लेकिन आप उस पर चर्चा नहीं चाहते। फिर आप एक माहौल और बनाइएगा कि ये जितने विधेयक आए हैं ये भारतीय जनता पार्टी अपनी मन मर्जी से लाई है आप पर थोपने के लिए, क्योंकि इस पर तो चर्चा ही नहीं हुई, क्योंकि चर्चा आप चाहते नहीं हो। लेकिन जनता सब जानती है, सबके हाथ में फ़ोन है, सब सारी चीज़ें देख रही है, जनता सब समझदार है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में जब अमित शाह बोलेंगे सदन में, तो फिर क्या उस दिन स्थिति होगी, परिस्थिति होगी। नमस्कार सर, बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया।